लेसन नंबर 9, जिसका नाम है डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल, और एनिमल्स का मतलब तो आप जानते ही हो, जानवर। तो यानी आज हम पढ़ेंगे रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों के बारे में। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. For example, gerbils spend the hottest part of the day in cool underground burrows. And strange insects called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. Not all deserts are endless sea of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो रेगिस्तान जो होते हैं, वैसे तो रेगिस्तान जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा सूखे हिस्सों में आते हैं, पर फिर भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो रेगिस्तान में ज़िंदा रहते हैं। और कभी कभार तो यहाँ पे महीनों या फिर साल साल भर तक बारिश नहीं होती, पर फिर भी यहाँ के जो जानवर होते हैं रेगिस्तान के, वो बिना पानी के या फिर वैसे तो हमें पता है कि कोई भी जानवर बिना पानी के या फिर ज़्यादा देर तक कड़ी धूप में ज़िंदा नहीं रह सकता, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं इन परिस्थितियों से जूझने के। जैसे कि जर्बिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक चूहे जैसे बड़े बड़े चूहे होते हैं, बड़े बड़े चूहे जैसा जानवर होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। तो वो अपने दिन का सबसे गर्म अपने पूरे दिन भर में जो सबसे गर्म अपने दिन भर का सबसे गर्म भाग ज़मीन के अंदर बिल बनाकर बिताते हैं। और क्योंकि ज़मीन के अंदर का जो बिल होता है वो उनके लिए ठंडा होता है। और अजीब से मच्छर जैसे जानवर, जिन्हें कि डार्कलिंग बीटल्स बोलते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो एकदम काले रंग के बीटल, वो अपनी टांगों पर हवा की नमी को सोख लेते हैं और फिर ये अपनी टांगों को हवा में तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक ये पानी की बूंद उनके मुंह के अंदर ना गिर जाए। तो देखा हमने ये कैसे जानवर हैं। और ऊँट को तो हम सभी जानते हैं। और ऊँट रेगिस्तान में कैसे पानी मिलता है ऊँट को, तो ऊँट रेगिस्तान के पौधों से पानी प्राप्त करता है। और जैसे हम जो सारे रेगिस्तान होते हैं वो ऐसे नहीं है कि ज़रूरी है उनमें मिट्टी के बड़े बड़े टीले हों, रेत के। कुछ रेगिस्तान पथरीले या फिर छोटी छोटी झाड़ियों से भरे हुए भी होते हैं। और कुछ तो ऐसे रेगिस्तान भी होते हैं जिनमें बहुत रंग बिरंगे फूल निकलते हैं वर्षा ऋतु के समय। There are more than 2,300 different kinds of snake around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. तो वैसे तो पूरी दुनिया भर में 2300 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सांप हैं जो 15 सेंटीमीटर की लंबाई से लेकर 11 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस यानी कि उनसे कोई खतरा नहीं होता है, पर फिर भी ऐसे कुछ हैं सांप जो इतने जहरीले होते हैं कि वो अपने एक डंग से ही किसी भी इंसान को मार सकते हैं। Most snakes lay eggs, but there are many which give birth to their young. In the dry, rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation.
Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed. वैसे तो ज़्यादातर सांप अंडे देते हैं, पर ऐसे भी कुछ सांप हैं जो एक नए सांप को जन्म देते हैं, छोटे सांप को जन्म देते हैं, जो अमेरिका के सूखे और पथरीले रेगिस्तानों में एक ऐसा ही बहुत खतरनाक दिखने वाला सांप है जिसकी जो बहुत ही भयानक है। और ये सांप बिजली की तेजी से आक्रमण करता है। तो और इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो खूंखार आवाज़ है, वो 30 मीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। But the rattlesnake or rattler, as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed, in the hope that the intruder will go away. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. तो वैसे तो जहाँ तक संभव हो, ये सांप, जिसे कि रैटल स्नेक या फिर रैटलर कहा जाता है, ये कोशिश करता है कि ये इंसानों से बचे, पर खतरा होने पर ये कुंडली मारकर काटने के लिए तैयार हो जाता है। और ये तब तक अपनी पूंछ को ऐसे हिलाता रहता है जब तक ये परेशान होता है, ताकि जो इसके रास्ते में आने वाले हैं वो अपने आप हट जाएं। पर अगर इसकी चेतावनियों पे कोई ध्यान न दे और इसे लगे कि इसे खतरा है, तो ये सीधा कुंडली मारकर काटने के लिए तैयार हो जाता है। पर रैटलर को अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुनाई देती, जो आवाज़ उसकी पूंछ करती है। Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement, but if the same person were to shout, it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animals, living right across the American continent from Canada to Argentina. They feed on a variety of prey, including mice, voles, rats, chipmunks, and many other small animals. बाकी हर सांप की तरह ये सांप भी, अब जो जैसे आपको पता है, सांप जो होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, और वो सुनते सिर्फ ज़मीन में जो कंपन होता है उसी से वो सुनते हैं। तो अगर कोई इंसान सांप के एकदम पास चले तो सांप उसके आहट से उसे पहचान जाता है, पर अगर वही इंसान उसके सामने चिल्लाए तो उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। रैटल स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत ही आम जानवर हैं और बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कि कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक। और ये चूहों सहित कई प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे ये किन किन लोगों का भोजन करते हैं? या तो चूहे, माइस, वोल्स यानी कि ऐसे बहुत छोटे छोटे चूहों की प्रजाति के जानवर जो पौधे खाते हैं। चिपमंक्स यानी होती हैं जो ज़मीन पर रहने वाली गिलहरियाँ होती हैं, और बहुत सारे दूसरे छोटे जानवरों का भोजन करते हैं ये रैटल स्नेक। रैटल स्नेक kills their prey with venom. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. रैटल स्नेक्स अपना जो शिकार होता है उसको जहर से मारते हैं, और बाकी सारे सांप की तरह ये भी जो बेचारे बदकिस्मत जानवर हैं उनको पूरा का पूरा निगल जाते हैं। कुछ ऐसे सांप हैं जिन्हें हफ्ते में एक से ज़्यादा बार खाने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े पाइथन होते हैं, बहुत बड़ा सांप होता है, वो 1 साल से ज़्यादा भी बिना खाए रह सकता है।
Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws, banded mongoose are very amusing animals to watch. A common sight in many parts of Africa. They travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. तो अब हम पढ़ेंगे मॉनगूस के बारे में, या फिर हम इसे नेवला भी कह सकते हैं। तो ये जो जानवर होते हैं नेवला, ये शिकार एक समूह में करना पसंद करते हैं, पर ये हमेशा देखते रहते हैं अगर इनके आसपास कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि उन्हें खतरनाक शिकारी जानवरों से सावधान रहना पड़ता है। और ये लोग किनका शिकार करते हैं? और ये अपनी जो नाक है उनको जो होल यानी कि जो गड्ढे होते हैं उनमें वो अपनी नाक घुसाकर और अपने पंजों से पत्थरों को हटाकर और ज़मीन को अपनी नुकीले नाखूनों से खरोच कर ये ऐसे काम करते हैं। तो ये बहुत ही रोचक जानवर है जिन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। और ये अफ्रीका के हिस्सों में देखी जाने वाली बहुत मामूली बात है कि ये 20-20 के समूह में साथ साथ चलते हैं और ये खाना ढूंढते हैं। और इनका खाना क्या क्या होते हैं? बीटल्स, मिलीपीड्स या दूसरे स्मॉल क्रीचर्स, यानी कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, इंसेक्ट्स या मच्छर, ये इनका खाना होते हैं। They like to hunt together, keeping in touch of whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. Always on the lookout for danger, hawks, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. तो जैसे हमने पढ़ा, इन्हें एक समूह में शिकार करना पसंद है, तो ये आसपास में रहना पसंद करते हैं एक दूसरे के। जब भी ये कहीं एक दूसरे से दूर जाते हैं, पत्थरों के पीछे या फिर झाड़ियों के पीछे एक साथ रहना पसंद करते हैं। और ये हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि इन्हें किन से खतरा है, उनसे बचते रहते हैं। जैसे कि बाज या बड़े सांप, इनसे ये इनके लिए खतरा होते हैं। और जब भी इन्हें ऐसा कोई दिखता है तो ये एक दूसरे को चेतावनी दे देते हैं, एक स्पेशल अलार्म कॉल जैसा, यानी कि एक बहुत ही स्पेशल आवाज़ निकालते हैं ये, जिससे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं अगर इन्हें कुछ भी संदेह होता है कि कोई खतरनाक जानवर आ रहा है। तो mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. तो नेवले जो होते हैं ये इनको ना सांप को मारने वालों के नाम से जाना जाता है, और ये इसी वजह से बहुत प्रचलित होते हैं, क्योंकि ये सांप को बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए मार सकते हैं। इनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो सांप के आक्रमण से हर बार बच के निकलते हैं। ये घूम लेते हैं इधर उधर, और ये तब तक सांप से बचते रहते हैं जब तक सांप थक नहीं जाता। और जब अंत में सांप थक जाता है तब नेवला तेज़ी से हमला बोल देता है। All the female mongooses have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or hollow log. While most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard while the others return for the night. तो जितनी भी मादा नेवली होते हैं तो सभी मादा नेवले एक ही समय में बच्चे को जन्म देती हैं, एक ही समय बच्चे देती है। तो इनका एक मांद में रखकर पूरा समूह उनका पालन करता है, उनकी रक्षा करता है। और जैसे कि और ये लोग कहाँ रहते हैं, और
इनको बड़ा भी वही करते हैं, और इनकी जो मांद होती है वो या तो किसी बड़ी से खाली लकड़ी के तने में होती है या कहीं भी हो सकती है। और जैसे ही जब ज़्यादातर बड़े और ज़्यादातर बड़े नेवले अगर बाहर खाना ढूंढने जाते हैं तो उनमें से एक या दो नर जो नेवला होता है वो पीछे रुकता है, ताकि वो मादा नेवले जो बच्चे देने वाली है उनका ध्यान रखने के लिए, जब तक बाकी सब रात तक आ नहीं जाते। Another animal which lives in the desert is the camel. Camel were first domesticated by people many thousands of years ago. In the wild, camels usually live in small groups of up to 30 animals. Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, tidier coats in the summer to keep cool. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that is about 500 full glasses in just 10 minutes. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive up to 10 months without drinking any water at all. तो एक और जानवर जो बहुत ज़्यादा रेगिस्तानों में पाया जाता है वो है ऊँट। तो मनुष्य ने बहुत प्राचीन समय में ही उन्हें पालतू बना लिया था, और जंगलों में जो ऊँट होते हैं वो ज़्यादातर छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं, यानी कि सिर्फ 30 जानवरों के समूह में। और जो ऊँट होते हैं इनकी त्वचा पे इनके पास बहुत बड़ी और इनके पास बहुत बड़ी चमड़ी होती है, जिससे कि ये जो कि इन्हें ठंड से बचाती है, और छोटी छोटी साफ चमड़ी जो कि इन्हें सर्दियों के समय ठंडा रखती है। तो एक प्यासा ऊँट जो होता है वो 30 गैलन पानी तक पी सकता है, यानी कि 500 पूरी भरी हुई गिलासें पी सकता है सिर्फ 10 मिनट में। और वैसे आम तौर पर इसे अपनी त्वचा की सारी नमी जो भी चाहिए होती है वो रेगिस्तान के पौधों से मिल जाती है, और ये 10 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है। There are two different kinds of camel. One, known as the dromedary, has only a single hump, and other is called a Bactrian camel and has 2 humps. The humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers, but they don't store water as many people wrongly believe. They are full of fat. This fat nourishes the camels when food is scarce. If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. तो 2 तरह के ऊँट पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। एक का नाम होता है ड्रोमेडरी। ड्रोमेडरी वो ऊँट होते हैं जिनके सिर्फ एक कूबड़ होती है, जिनके पीठ पर सिर्फ एक कूब होती है। और दूसरा होता है बैक्ट्रियन कैमल, यानी कि बैक्ट्रियन ऊँट जिसकी 2 कूबड़ होती है। तो ये जो कूब होती है ये जानवर को, यानी कि ये ऊँट को उस रेगिस्तान में जीने में मदद करता है। कैसे? ये एक तरह से उनके लिए स्टोरेज का काम करता है, जहाँ पे सामान रख सकते हैं, पर वो वहाँ पे पानी नहीं रखते हैं जैसा बहुत लोगों को लगता है। ये कूब जो होती है इनके अंदर चर्बी भरी हुई होती है, और ये चर्बी जो होती है ये उस ऊँट को जीने में मदद करती है। ये उस ऊँट को न्यूट्रिशन पहुँचाती है, जो उसको जब ऊँट के पास खाना बहुत कम होता है और बिना किसी भोजन के भी यही चर्बी उन्हें मदद करती है। अगर बहुत दिनों तक वो कुछ खाए ना तो उनकी कूब जो होती है वो सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर की चर्बी काम में आ जाती है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एक ऊँट जो है वो रेगिस्तान की ज़िंदगी में
अपने आप को ढाल लेता है और इनके मुंह जो होते हैं वो इतने ज़्यादा कठोर होते हैं कि सबसे नुकीला कांटा भी उससे आर पार नहीं हो सकता। तो ये था लेसन नंबर 9। अब पहला क्वेश्चन है कि आप टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी है और बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नो एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, मतलब कोई भी जानवर बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। तो ये तो सच है, ट्रू। अगला है डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, मतलब रेगिस्तान जो होते हैं वो कभी ख़त्म ना होने वाले रेतीले टीले हैं। तो ये तो गलत है, हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ ही रेगिस्तान होते हैं जो रेतीले टीले होते हैं, कुछ पथरीले, और कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें रंग बिरंगे फूल होते हैं। अगला है ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो खतरा नहीं पहुंचाते हैं। तो ये सच है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। स्नेक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड, मतलब सांप सुन नहीं सकते पर वो ज़मीन की कंपन को महसूस कर सकते हैं। तो ये सच है, ट्रू। कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्स, जो ऊँट होता है वो अपनी कूप में पानी को स्टोर करता है। तो ये क्या है, ये गलत है, फॉल्स। अब अगला सवाल है कि हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू डेजर्ट एनिमल्स सर्वाइव विदाउट वाटर, रेगिस्तान के जानवर बिना पानी के कैसे जिंदा रहते हैं। तो इसका जवाब होगा कि रेगिस्तान के जानवर पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, बस वो इन परिस्थितियों से जूझने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे कि जर्बिल्स जो होते हैं वो अपने पूरे दिन भर का सबसे गर्म भाग जो है वो ठंडे उसमें ज़मीन के अंदर वो बड़े बड़े गड्ढे बना लेता है और उनमें बिताता है। और डार्कलिंग बीटल्स यानी काले बीटल जो हैं वो जो नमी होती है उसको अपने पाँव पर सोख लेता है और उसके बाद में अपने पाँव को तब तक ऊपर उठाता है जब तक वो बूंद उनके मुंह के अंदर तक ना गिरे। अगला सवाल है हाउ डू मॉनगूजेस किल स्नेक्स, यानी कि नेवले सांप को कैसे मारते हैं। तो नेवला सांप को मारता है कैसे, तब वो उससे तब तक बचता रहता है जब तक सांप उसे मारने की कोशिश करता रहता है, और वो तब तक उससे बच के इधर उधर भागते रहता है जब तक कि सांप थक नहीं जाता। और जब सांप थक जाता है तो वो अचानक से उस पर हमला बोल देता है। हाउ डज द हम्प ऑफ कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर, तो ऊँट की जो कूब होती है वो उन्हें कैसे मदद करती है जब पानी नहीं होता है। तो जैसा हमने पढ़ा, जब पानी नहीं होता तो जो ऊँट की जो कूब है वो एक तरह से स्टोरेज कंटेनर का काम करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चर्बी जमी हुई होती है, जो चर्बी उन्हें तब मदद करती है जब पानी नहीं होता। तो अगला सवाल है रीड द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स और अब विथ योर पार्टनर फाइंड द मीनिंग इन द डिक्शनरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमको ये जो बॉक्स में दिए गए शब्द हैं इससे रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स स्ट्रगल टू डैश इन हार्श इन डैश। तो इसका होगा ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डैश यानी कि हार्मलेस, सम आर डेंजरस व्हेन डैश थ्रेटेंड। इफ एन डैश इज नोटिस्ड, इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड, they attack or bite to save themselves. They struggle dash for food and water. They struggle continually for food and water. Some animals are called dash predators because they dash prey on other animals. फिर अगला है कि अब आपको ये सेंटेंस देखना है। Deserts are the driest places on earth. Gerbils spend the hottest part of the day in cool
अंडरग्राउंड बरोज। तो आपने इनमें देखा, इनमें कैसे शब्द है, ड्राइएस्ट यानी कि सबसे सूखा, हॉटेस्ट यानी कि सबसे गर्म। तो अब हमें ये जो नीचे सवाल दिए गए हैं ना, इनको भी ऐसा ही बनाना है, जैसे जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके आगे EST लगाना है। तो पहला होगा विच एनिमल इज द टॉलेस्ट, TALLEST। तो आपको सब में EST लगाना है पीछे। विच एनिमल रन्स द फास्टेस्ट, फिर है विच एनिमल on earth is the hottest or the coldest, which animal is the largest, which is the tallest mountain in the world, which is the rainiest place on earth। तो ये होगा RAINIEST, इसमें Y की जगह I लग जाएगा। which is the oldest living animal। अगला सवाल है, तो अब आपको ये सेंटेंसेस देखने हैं और इनमें आपको क्या करना है कि जहाँ भी 90%, जहाँ भी मतलब जो शुरुआत के दिए गए हैं शब्द, उनमें आपको मोस्ट लगाना है। तो जैसे पहला है 90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट एंड 10% आर डिसऑनेस्ट। तो इसका जवाब होगा मोस्ट पीपल आर ऑनेस्ट बट अबाउट 10% आर डिसऑनेस्ट। दूसरा है लॉट्स ऑफ फ्रूट हैव प्लेंटी ऑफ शुगर, सम सिट्रस फ्रूट्स आर लो इन शुगर। तो इसका होगा जवाब मोस्ट फ्रूट्स हैव प्लेंटी ऑफ शुगर बट सम सिट्रस फ्रूट्स हैव लेस शुगर। अगला है एवरी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट दिस वन हैज लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। तो इसका होगा मोस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज बट दिस वन डज नॉट हैव एम्प्टी कैलोरीज। फिर अगला है द मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स आर रोमांसेस, अ फ्यू आर अनदर टॉपिक्स। तो इसका होगा मोस्ट फिल्म्स आर रोमांसेस बट अ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। और लास्ट है अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल अग्री दैट ही इज अ गुड लीडर, जस्ट अ फ्यू डिसअग्री। तो इसका होगा मोस्ट पीपल अग्री दैट ही इज अ गुड लीडर बट अ फ्यू डिसअग्री। ठीक है, तो अब अगला सवाल है, हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, लुक एट दीज सेंटेंसेस। Animals cannot survive for long without water, so desert animals have to find different ways of coping। तो आपने इसमें देखा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऐसे टेढ़े लिखे हुए हैं, जैसे कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, हैव मतलब उन्हें करना पड़ता है। तो आगे क्या बोल रहा है ये, द फर्स्ट सेंटेंस सेज व्हाट कैन नॉट हैपन और बी डन। मतलब तो जो पहला सेंटेंस है वो ये बता रहा है कि क्या नहीं हो सकता और क्या नहीं किया जा सकता। द सेकेंड टेल्स अस व्हाट मस्ट देयरफॉर बी डन, व्हाट इट इज नेसेसरी टू डू। और अगला सेंटेंस ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या ज़रूरी है करने के लिए। तो अब हमको ये जो नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस है इनको पूरा करना है। इनमें जहाँ हमें लगता है कैन नॉट आएगा वहाँ कैन नॉट लगाना है, और जहाँ हैव टू या हैज़ टू आएगा वहाँ वो लगाना है। तो पहला सेंटेंस है यू डैश रीच द आइलैंड बाय लैंड और एयर, यू डैश गो बाय बोट। तो अब हम पहले लगाएंगे यू कैन नॉट रीच द आइलैंड बाय लैंड और एयर, मतलब आप उस द्वीप पर ज़मीन से या आसमान से नहीं पहुंच सकते। यू डैश गो बाय बोट, यू हैव टू गो बाय बोट, आपको एक नाव से ही जाना पड़ेगा। वी डैश सी बैक्टीरिया विथ आर आईज, हम बैक्टीरिया अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो क्या आएगा, वी कैन नॉट सी बैक्टीरिया विथ आर आईज, वी डैश लुक एट देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो अब आएगा वी हैव टू लुक एट देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मतलब हमें उनको एक माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा।
he dash have a new bicycle now, he dash wait till next year, he cannot have a new bicycle now, मतलब वो उसके पास अभी नई साइकिल नहीं आ सकती. he dash wait till next year, he has to wait till next year, मतलब उसे अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा. old people often dash hear very well, old people often cannot hear very well, they dash use a hearing aid, they have to use a hearing aid, मतलब बूढ़े लोग ज़्यादातर अच्छे से नहीं सुन सकते, उन्हें एक हियरिंग एड, उन्हें कान की मशीन यूज़ करनी पड़ती है. फिर है रोड यूजर्स डैश डू व्हाट दे विश, मतलब रोड यूजर्स कैन नॉट डू व्हाट दे विश, मतलब रोड इस्तेमाल करने वाले, सड़क इस्तेमाल करने वाले जो उनकी मर्जी आए वो नहीं कर सकते. दे डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, दे हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मतलब उन्हें ट्रैफिक के नियम फॉलो करने पड़ते हैं, यातायात नियम. अगला है शी डैश एक्सेप्ट दिस डिसीजन, शी डैश क्वेश्चन इट. फिर है शी हैज़ टू एक्सेप्ट दिस डिसीजन, अब यहाँ पहले हैज़ टू आएगा, अब कुछ भी आ सकता है, अब इसकी जगह कैन नॉट भी लगा सकते हैं, पर सही ये लगेगा, मतलब उसे ये निर्णय मानना ही पड़ेगा. शी कैन नॉट क्वेश्चन इट, वो इस पे सवाल नहीं उठा सकती. यू डैश बिलीव एवरीथिंग यू हियर, यू कैन नॉट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, मतलब आप जो सब कुछ सुनते हो उससे विश्वास नहीं करना चाहिए. यू डैश यूज़ योर ओन जजमेंट, यू हैव टू यूज़ योर ओन जजमेंट, मतलब आपको अपनी खुद की समझ सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए. अगला है इमेजिन यू आर जर्निंग थ्रू अ डेजर्ट, राइट अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग व्हाट यू सी एंड हियर. अब आपको ऐसा सोचना है कि आप एक रेगिस्तान घूमने गए हैं, तो अब आपको कुछ लाइनें लिखनी है इस पर कि आपने क्या देखा और क्या सुना. अब हम पढ़ेंगे एक कविता, इस कविता का नाम है, तो अब हम पढ़ेंगे कविता जिसका नाम है व्हाट इफ, मतलब कि क्या होता अगर ऐसा होता तो. आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड्स फिल विद फियर, हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू मी और द पीपल अराउंड मी, व्हाट इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, व्हाट इफ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग. क्या ऐसा वक्त आता है आपकी ज़िंदगी में जब आपके दिमाग में बहुत डर लगता हो आपको? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो, या मेरे आसपास वालों को कुछ हो गया तो, या क्या होगा अगर धरती सूरज के आसपास घूमना बंद कर दे तो, और क्या होगा कि अगर कल सुबह सूरज ना निकले तो. Here is a poem which talks about some more such what ifs. तो ये एक कविता है जो ऐसी ही क्या होगा चीज़ों के बारे में बात करती है. Last night while I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. इसमें कवि कह रहे हैं कि कल रात जब मैं लेटा सोच रहा था, तब कुछ ऐसे ही क्या होगा के सवाल मेरे कान के अंदर घुसे और खूब इधर उधर घूमते रहे पूरी रात भर, और वही अपना पुराना क्या होगा गाना गाते रहे. What if I am dumb in school? What if they have closed the swimming pool? What if I get beat up? What if there's poison in my cup? कवि कहते हैं कि क्या होगा अगर मैं स्कूल में बहुत ही बुद्धू हो जाऊं, क्या होगा अगर वो स्विमिंग पूल को बंद कर दे, क्या होगा अगर मुझे मार पड़े, क्या होगा अगर मेरे कप में जहर पड़े. What if I start to cry? What if I get sick and die? What if I flunk that test? What if green hair grows on my chest? आगे कवि कहते हैं क्या होगा अगर मैं रोना शुरू कर दूं, या क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और मर जाऊं,
क्या होगा अगर मैं टेस्ट में फ़ेल हो जाऊं? और क्या होगा अगर मेरे चेस्ट पर यानी छाती पर हरे बाल उग आए? What if nobody likes me? What if a bolt of lightning strikes me? What if I don't grow taller? What if my head starts getting smaller? क्या होगा अगर मुझे कोई पसंद नहीं करेगा? क्या होगा अगर मुझ पर बिजली गिर जाएगी? क्या होगा अगर मैं लंबा नहीं होऊंगा? और क्या होगा अगर मेरा सिर छोटा होना शुरू हो जाए? What if the fish won't bite? What if the wind tears up my kite? What if they start a war? What if my parents get divorced? क्या होगा अगर मछली काटे ना? क्या होगा अगर हवा मेरी पतंग को तोड़ डाले, चीर डाले? क्या होगा अगर एक नया युद्ध शुरू हो जाए? और क्या होगा अगर मेरे माता पिता का तलाक हो जाए? What if the bus is late? What if my teeth don't grow in straight? What if I tear my pants? What if I never learn to dance? क्या होगा अगर बस लेट हो जाए? क्या होगा अगर मेरे दांत सीधे ना आए? क्या होगा अगर मेरी पैंट फट जाए? और क्या होगा अगर मैं नाचना ना सीख पाऊँ? Everything seems well, and then the night time what if strikes again. मतलब कि हर चीज़ ऐसी ही नज़र आती है जब रात में दोबारा ये सारी बातें मुंह पर आती हैं। तो देखा आपने ये किस तरीके का है। और मतलब इन विचारों की संख्या जो है, ऐसे विचारों की, वो बढ़ती ही जाती है और कवि इनसे परेशान ही रहते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? मतलब इस कविता में कौन ये बातें बोल रहा है? तो इसका जवाब होगा, द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड हु हैज़ हिज फियर्स डाउट्स। मतलब ये कविता में जो स्पीकर है वो एक बच्चा है जिसके अपने कुछ डर हैं, अपने कुछ शक हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा है। अगला है, विथ योर पार्टनर लिस्ट आउट द हैपनिंग्स द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट। तो अब हमको वो सारी चीज़ें लिखनी है जिसके बारे में ये स्पीकर परेशान है, ये बच्चा परेशान है। तो ये बच्चा किन किन चीज़ों के बारे में परेशान है? इफ़ ही वॉज डम्प इन स्कूल, इफ़ दे हैड क्लोज्ड द स्विमिंग पूल, if he got beaten up, if there was poison in his cup, if he started to cry, if he got sick and died, if he flunked that test, if green hair grew on his chest, if nobody liked him, if a bolt of lightning struck him, if he did not grow taller, if his head started getting smaller, if the fish would not bite, if the wind tore up his kite, if they started a war, if his parents got divorced, if the bus was late, if his teeth did not grow straight, if he tore his pants and if he never learned to dance। मतलब आपको ये जो कविता में ये सारी चीज़ें लिखी है ना, जिनके आगे व्हाट इफ लिखा हुआ है, तो यही वो सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये परेशान है बच्चा। अगला है, वाई डू यू थिंक he or she has these worries? Can you think of ways to get rid of such worries? मतलब आपको क्या लगता है कि उससे ये सारी परेशानियां क्यों हैं, या वो इन सब के बारे में क्यों सोच रहा है? और क्या आपको लगता है कि इन परेशानियों से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है? तो बच्चे को ये सारी परेशानियां इसलिए है क्योंकि वो रात का समय है और वो कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ अपने पलंग पे लेटा हुआ था। तो लेटे लेटे सोचते सोचते उसे ऐसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे, वरना जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है या स्कूल में होता है या अब किसी काम में व्यस्त होता है, तब उसे ऐसे ख्याल नहीं आते। तो इसका तरीका यही है, इन सारे ख्यालों को भगाने का तरीका यही है कि अपने आप को व्यस्त रखो और अपने दोस्तों के साथ बैठो, अपने माता पिता के साथ बैठो, उनके साथ खेलो, उनके साथ बातें करो और अकेले में ऐसी बुरी चीज़ें ना सोचो। अगला है,
Can words crawl into, read the following line. Some what if scrawled inside my ear. Can words crawl into your ear? The poet is trying to make an image of what he or she experiences. Now with your partner, try and list out some more images from the poem. तो ये अगली लाइन है कि सम वॉट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि क्या होगा, ऐसे कई सवाल मेरे कान के अंदर चले आए। तो क्या आपको लगता है कोई शब्द आपके कान के अंदर चलकर आ सकता है? तो ये एक तरह की इमेज बनाई, एक तरह की फ़ोटो है। तो जो पोएट है, जो कवि है, वो ऐसी बहुत सारी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है जो वो महसूस करता है। जैसे इसका जवाब होगा pranced and partied all night long, pranced and partied all night long, और sang their same old what if song, sang their same old what if song, everything seems swell, everything seems swell, the night time what if strikes again। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, अगले सवाल में आपको अपनी पूरी हर दिन की लाइफ में, हर दिन की ज़िंदगी में जो जो ऐसे क्या होगा शब्द, अगर आप क्या होगा वाली चीज़ें अगर आप महसूस करते हो तो आपको वो सारी लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 9।